Welcome you all. Today's our topic is chemical reactions. In this we are going to study that what are chemical reaction and how to balance them. बहुत से बच्चों को ये बहुत ही डरावना टॉपिक लगता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, so many different and new terms are there. But if you will understand their actual concept, अगर आप उसका मीनिंग समझ लो तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके लिए मुश्किल नहीं है. With few examples I try to make these all new concepts simple for you. If you like the video, do like, subscribe my channel, and let's start with our today's topic, chemical reactions and balancing them. What are chemical reactions? A chemical reaction is a process where the reactants get converted into products in influence of catalyst. तो catalyst क्या होते हैं? जिनके presence में reactants काम करते हैं और कुछ product बनाते हैं. ये एक वर्ड इक्वेशन होता है जिसमें कौन से रिएक्टेंट ने क्या प्रोडक्ट बनाया वो हम दिखाते हैं वर्ड साइन के फॉर्म, साइन का यूज करके. द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS. वी आर एडिंग देयर प्लस साइन, वी नीड टू गिव देयर एरो, एंड देन आफ्टर वी आर राइटिंग टू द RHS साइड, दैट इज राइट हैंड साइड, वी आर राइटिंग प्रोडक्ट्स. The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. तो जो different experiments हम करते हैं उसमें से वो सारे अगर हम उनके पूरे नाम के साथ लिखेंगे then it will become a lengthy process. In place of that we know, we are aware about the formulas of the reactants and the product as well. So we are arranging them in such a way where we are writing reactants to the left hand side, and then after we are writing products to the right hand side, and then in that way we are writing chemical reaction. हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि केमिकल कोई रिएक्शन हो रही तो वो केमिकल रिएक्शन है? तो उसके लिए 4 फैक्टर्स होते हैं. हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या तो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं या फिर उनका कलर चेंज हो जाता है, वहाँ पे गैस रिलीज होती है, या फिर वहाँ पे टेम्परेचर में मेजर चेंज होता है. मतलब टेम्परेचर बहुत कम भी हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि कोई भी मैटर कोई भी रिएक्शन के अंदर जब होता है तो वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है. तो एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली इसमें बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है. जो रिएक्टेंट होते हैं उसी पे डिपेंड प्रोडक्ट मिलता है. ना ही कोई चीज़ कम होती है ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होती है, बट रिएक्शन की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कोई गैस रिलीज हो सकता है, या फिर जो रिएक्टेंट सॉलिड में है वो उसके प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, या अगर लिक्विड में है तो उसके प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में आ सकते हैं, उसमें कलर चेंज हो सकता है. इस तरह के 4 चेंजेस हो सकते हैं. इसके अलावा हमें पता है कि मैटर में कोई भी वेट लॉस नहीं हो सकता है. इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली लिखी कैसे जाती है. लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूला, जो कि आप एक दिन में कभी याद नहीं कर सकते. रट्टा मारने की बात नहीं है ये. यू विल बी एबल टू राइट ओनली विथ प्रैक्टिस. अगर हम एग्जाम्पल लें मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Mg plus O2 gives MgO. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall the formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, this equation will be able to write. In your book you will get different equations. From that one here as an example I have given. Then after आप नीचे भी देख सकते हो, वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, then 1 hydrogen molecule, and it is going to give us ammonia molecule. So आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमें 6 H एटम्स दिख रहे हैं, 2 N एटम्स दिख रहे हैं. जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? 2 N और 6 H एटम्स मिलने चाहिए. ठीक है, हाइड्रोजन के. और ये एटम्स हमें यहाँ पे अमोनिया, टू गेट अमोनिया मॉलिक्यूल वी नीड टू हैव 2 N and 6 H एटम्स. सो ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. जो रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. सो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन राइट द केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन लिखना तो आसान है, बट क्या होता है जब कुछ रिलीज होता है या फिर स्टेट में चेंज होता है तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शंस, राइट. To balance a chemical reaction, first draw boxes around each formula. हर फॉर्मूले के साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है. उससे क्या होता है कि आपको अंदर उसके कितने सारे मॉलिक्यूल्स है
उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी जो चीज़ें एक साथ आप ध्यान में ला सकते हैं और आपकी जब काउंटिंग करोगे उसकी तो उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होगी। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर H2O का एग्जाम्पल ले तो उसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये काउंट करके आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो अगर मैक्सिमम से शुरू करोगे तो आपके लिए काउंटिंग आसान हो जाएगी। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, कोई भी चीज हो सकती है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये ढूंढने के बाद आप कैसे बैलेंस करोगे, टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड एटम फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। जो अगर स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के आपको रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट में 5 है तो एक आपका मिसिंग है, ठीक है, 4 है तो 2 मिसिंग है। इन दैट वे यू कैन काउंट इट। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड LHS और RHS में आपको देखना है। सी आप यहाँ पे देख सकते हो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। किस तरह से बैलेंस किया है देखो, अगर LHS आप देखोगे तो 2H2 है, मतलब टोटल हाइड्रोजन के 4 है, देन O2 ऑक्सीजन के 2 है। जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट में भी देखने को मिल रहा है हमें 2 into 2 दैट इज 4 मीन्स 4 हाइड्रोजन है, और ये पूरे H2O को 2 लगाया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो अगर रिएक्शन के स्टार्टिंग में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन थे तो प्रोडक्ट में भी हमें 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो ये प्रोसेस होते टाइम इसका स्टेट चेंज हो सकता है, इसका कलर चेंज हो सकता है, या फिर इससे कोई गैस रिलीज हो सकता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूले। आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये जो केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वो टाइम पे जब हम वहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई भी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनके साइड में ब्रैकेट में G, L, AQ, S ऐसे लिखा हुआ होता है। तो व्हाट डज इट मीन? G मीन्स गैस, that particular product is in gas form, or L means it is in liquid form, S means it is in solid form. What is AQ? The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. It is different. L in liquid form is different. और जब aqueous लिखा होता है तो उसमें क्या होता है, जो reactant या फिर जो product होता है is present as a solution in water. ये चीज़ आपको अलग से ध्यान में रखनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, देन आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसको सबको हम एक एक बार देखेंगे अभी। सी इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स आते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है which is vigorously reacts with water to produce alkaline releasing the large amount of heat। जब ये लाइम तैयार होता है तो बहुत बड़े तौर पे हीट रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब वो पीपीटी में तैयार होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है उसके वॉल में। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is CaCO3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब H2O के प्रेजेंस में विगरसली रिएक्ट होता है तो वो टाइम पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस तरह से जब 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और वो कंबाइन होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज इसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, these reactions in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। तो जब प्रोडक्ट भी बनता है, हीट भी तैयार होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे हीट बाहर आती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट और ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पे भी हम जब कंपोस्ट बनाते हैं उसमें से वो डिकम्पोज होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरह से हीट तैयार होती है और उसी वजह से उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
जैसे एक्सोथर्मिक है उसके अपोजिट होगी फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसका अगर हमें एग्जाम्पल देना है तो हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो खाया हुआ खाना हम डाइजेस्ट करते हैं, वो जिस तरह से खाया एज इट इज तो हमारी बॉडी को उसका कुछ फायदा नहीं, इसके लिए उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसको सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम राइस, पोटैटो, ब्रेड ये चीज़ें खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से फुल होती है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को हमें ग्लूकोज में तैयार करना पड़ता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट रिलीज नहीं होती। सोचिए अगर इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाती तो क्या होता, ठीक है। तो इसमें हीट रिलीज नहीं होती तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एग्जाम्पल हमने देखा कि जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड का। ये तो हो गई पहली रिएक्शन। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। When a product breaks up into its constituent reactants, the reaction is termed as decomposition reaction. पहली रिएक्शन जो हमने देखी थी उसमें क्या होता था, दो रिएक्टेंट्स होते थे और उससे एक प्रोडक्ट बनता है, हीट या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। दूसरा ये है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है जो उसके मेन या फिर बेसिक रिएक्टेंट्स में स्पिल्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल FeSO4 का है, उसे हीट देने के बाद, एरो के ऊपर हीट लिखा है, मतलब क्या किया है हमने, FeSO4 को हीट दी है विच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो हमें क्या मिल रहा है, Fe2O3 मिल रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद हमें SO2 मिल रहा है जो गैसियस फॉर्म में है। अगेन SO3 मिल रहा है, वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। ये रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। सिंपलर प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, दैट इज FeSO4 7H2O, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो ये चेंज होके क्या होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज किस में होता है, फेरिक ऑक्साइड में होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या, कौन सा है इसमें से, Fe2O3 विच इज इन सॉलिड फॉर्म। देन आफ्टर इसका बनता है सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 एंड सल्फर trioxide also, SO3, that is also in gaseous. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gaseous. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in a various industries. तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो ये बहुत मेजर तरह से इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कि कहाँ पे यूज होता है इसका, इट हैज मेनी यूजेस सच एज वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, उसमें यूज होता है सीमेंट बनाने में। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इस रिएक्शन में आपको एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ दिख रहा है, अगर हीट देके एक्सटर्नल हीट देने के बाद अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, बट उसमें भी स्पेसिफिक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो, वी हैव टेकन अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes, insert carbon electrodes in these rubber stoppers and connect these electrodes to a 6-volt battery। एक 6 volt की बैटरी को हमने ये इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए। Fill the mug with water such that electrodes are immersed। इस तरह से भरना है कि उसमें इलेक्ट्रोड्स अच्छे से इमर्स हो जाए। Add few drops of dilute sulfuric acid to the water। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। Switch on the current and leave the apparatus। तो ये apparatus हमने बना के लिया। अभी हमें ऑब्जर्व क्या करना है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों भी इलेक्ट्रोड्स के साइड में क्या हो रहा है, बबल्स तैयार हो रहे हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन देयर टेस्ट ट्यूब्स। तो उसके बाद वी विल सी हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड एंड ऑक्सीजन इज डबल ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर उसका वॉल्यूम देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन इज डबल ऑफ हाइड्रोजन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमें डबल क्वांटिटी में मिल रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद और एक होता है, जैसे हमने पहले देखा है थर्मल डिकम्पोजिशन, वो एक्जैक्टली क्या होता है,
उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यू विल बी एबल टू सी इन इमेज ऑल्सो. हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं डिकम्पोजेस ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट. ये जो सारे हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो सनलाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं. उसको एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर वो सनलाइट में भी रखो तो उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है. आपको पता है कुछ कुछ कंपाउंड्स जो ब्राउन कलर की बॉटल में लैब में रखे जाते हैं वो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्शन AgCl का 2AgCl विच इज इन सॉलिड स्टेट, it can be easily get converted into Ag into solid state and calcium into a gaseous state. Photolytic reactions are used to black and white photography. This is the use of this thermal decomposition. The decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. reactant को break down करने के लिए energy release होती है obviously, तो बट उसका रिलीज होने का फॉर्म अलग अलग हो सकता है. या तो ये हीट के फॉर्म में होगी या फिर वहाँ पे लाइट तैयार हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी. रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये. जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, जहाँ पे रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं. नेक्स्ट टाइप जो देख रहे हैं हम यहाँ पे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो नाम है उसके वर्ड का जो मीनिंग है रिएक्शंस भी उसी की तरह है ऑलमोस्ट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है. कंपाउंड्स अपनी जगह चेंज करते हैं. व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी इट इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट. कोई कंपाउंड अपना ओरिजिनल कंपाउंड की जगह छोड़ के किसी और कंपाउंड से जाके मिल जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं. वेरी सिंपल वन इमेज इज ऑल्सो शोन हियर. जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन. जिंक जो है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है डिस्प्ले और उसके साथ डिस्प्लेस हो जाता है. आप यहाँ पे इमेज में पहले कैसे था बिफोर आयरन नेल हाउ इट वाज एंड देन आफ्टर कीपिंग इट इनटू अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हाउ इट चेंजेस इनटू, और उसके साथ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या हो गया वो भी देख सकते हैं. वो दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि नेल का प्रीवियस फॉर्म कैसे था एंड आफ्टर दैट हाउ द नेल वाज. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट में, जहाँ पे प्रोडक्ट्स ने अपना खुद की ओरिजिनल जगह छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स में जाके वो अटैच हो जाते हैं, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद हम देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. उसी की तरह है बट ये एक्शन एक नहीं तो दो बार होती है. रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड. जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें ये चेंज होता है उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो AgNO3 + NaCl. तो Ag जाके मिलता है Cl के साथ और Na जाके मिलता है NaNO3 बन जाता है उससे. तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट. प्रीवियस में हमने देखा था वहाँ पे एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होती है. यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही प्रोडक्ट्स के दोनों के भी जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो किसी और के साथ जाके मिल गए. दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. As an insoluble substance is formed which is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can called precipitation reaction. जिसमें precipitate तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है precipitation reaction. हम ये देख रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है. इसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए ये चीज़ें आ सकती है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन होते टाइम ऑक्सीजन गेन हो रहा है इट इज सेड एज ऑक्सीडाइज्ड. इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड और इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. इफ एन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during the reaction, such reactions called oxidation reduction reaction और redox reaction. अब फिर से देख लो ये चीज यहाँ पे क्या होता है. जब रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during the reaction, कि रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज हो गया है वो उसको ऑक्सीजन मिला है बट बाकियों से क्या हुआ है रिलीज हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रहा है और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन और हाइड्रोजन वो गवा रहा है इट इज ऑक्सीडाइज्ड. इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड. आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो ये चारों चीजें यहाँ पे बताई हुई है. एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है.
उससे हमें मिलता है क्या है, ऑक्सीडाइज्ड डोनर मिलता है और रिड्यूस्ड एक्सेप्टर मिलता है। जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ऑक्सीडाइज्ड डोनर, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहेंगे, उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और रिड्यूस्ड एक्सेप्टर है उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन लिया जा रहा है, सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया जा रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज रिएक्शन, और जहाँ पे लूज हो रहा है उसे बोलेंगे रिड्यूस रिएक्शन। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकती है। कुछ रिड्यूस रिएक्शन के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए रेडॉक्स रिएक्शन के। यू कैन पॉज एंड यू कैन सी दिस। Two new or easy terms are again here for asking the short notes, that is corrosion and rancidity. So what it is? When a metal is attacked by a substance around it such as moisture से या acid से कोई metal पे कोई reaction होती है, it is said corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver, the green coating on copper and the other example of corrosion. आपने देखा होगा अगर कोई मेटल बहुत टाइम से पानी में पड़ा है या फिर मिट्टी में भी पड़ा होगा, नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, बट अगर वो सॉइल में भी पड़ा है तो सॉइल के अंदर भी कुछ मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसे जंग लग जाता है। करोजन इज नथिंग एल्स अदर देन जंग लगना, तो जंग लग जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड करोजन। करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अगर कोई कार को बहुत दिनों से कोई चीज़ें उस पर चिपक के रही है, या फिर ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, करोजन खराब करता है। बेसिकली वो मेटल को खराब करता है, ऑटोमेटिकली पूरी चीज़ खराब हो जाती है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनकी टेस्ट चेंज हो जाती है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उनको ऑक्सीडेशन रोकने के लिए उनके अंदर हम एंटीऑक्साइड डालते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ या खाना बनाते हैं या कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, उसमें जो ऑयल उसके ऑयल का स्मेल ना आए, टेस्ट ना चेंज हो, इसके लिए उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बिकमिंग rancid and hence chips are flushed, they are in these chips wrapper, chips packets, or there are different type of sauce, different types of food materials are available which are filled with nitrogen gas. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस डालने का रीज़न ये होता है कि ये जो फूड प्रोडक्ट है उसके साथ रैंसिडिटी की एक्टिविटी ना हो और उसमें जो ऑयल है वो ऑयल की टेस्ट या उसकी स्मेल ना चेंज हो। इस तरह से हमने देखा है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन नाउ, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। और इससे रिलेटेड जो डर आपके मन में था कि शायद थोड़ा सा कम हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, और इसके जैसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।